मित्रों, आज हम ज्योतिष सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योतिष सीखने का सबसे अच्छी विधि यह है कि आप अधिक से अधिक पत्रिकाओं का विश्लेषण करें, अधिक से अधिक ग्रहों और उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं, उनकी जो सिचुएशंस है, उनके सूत्रों को, उनके नियमों को समझें। क्या होता है, अगर आप पराशर नियम पढ़ें, भृगु नियम पढ़ें, जैमिनी सूत्र पढ़ें, उत्तर कालामृत पढ़ें, जातक परिजातक पढ़ें, पचासों कुंड ग्रंथ है मेरे पास, सभी ग्रंथ है, ऐसा नहीं कि कोई ग्रंथ ही नहीं है, मेरे पास सभी ग्रंथ है ना। और सभी ग्रंथों को मैंने पढ़ा इतने सालों में, हज़ारों पत्रिकाएं मैंने देखी है। और पूरी दुनिया के सभी छोटे बड़े से लेकर आज से लेकर पहले से लेकर आज जो गणमान्य है, उसके पहले जितने भी महान लोग उत्पन्न हुए, राजा महाराजा भगवान देव, और आज जो है उनमें छोटे से लेकर बड़े तक, गरीब से लेकर अमीर, अमीर से लेकर दुनिया के किसी भी कोने तक के लोगों की पत्रिकाएं देखी। तो उनसे जो चीज़ें सीखने को मिलती है वही एक्चुअल में ज्योतिष सीख सकते हैं। होते हैं ज्योतिष के, जैसे हम जानते हैं ना, कई नियम होते हैं, ऐसा एक नियम तो होता नहीं है। तो इस तरह से अपने कई नियम होने के कारण हमारे ज्योतिष जो है तभी सीख सकते हैं अब जब ज़्यादा से अधिक पत्रिकाएं हम देख सकें। तो आओ आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की पत्रिका देखते हैं। 8 नंबर आप देख रहे हैं, इसका अर्थ ये कि ये वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि होती है 8वें नंबर की, जिसका लग्नेश मंगल है, जो लग्न में ही बैठा हुआ है। ठीक है, ये लग्नेश लग्न में बैठे होने पर एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा आत्मविश्वास देता है। और लग्नेश लग्न में आत्मविश्वास देता है, अच्छी पर्सनालिटी देते हैं। मंगल एक अधिकार जताने वाला प्लेनेट है, तो यह इंसान को अत्यधिक स्ट्रांग बनाता है, अधिकार क्षमता बढ़ाता है, उसकी प्रभाव बढ़ाता है दुनिया पर। और इनके अंदर जो गुण होते हैं, वो साहस के और इस तरह जितने भी गुण जो मंगल के, वो पूरे के पूरे आ जाते हैं। तो ये व्यक्ति में ये गुण दिखाई देते हैं। यह भी देखना चाहिए कि मंगल पे या लग्नेश पर, जो लग्न में बैठे हैं मंगल, उसके ऊपर किसी दुष्ट ग्रह, पापी ग्रह की दृष्टि ना हो। देखिए, शनि महाराज की यह दृष्टि हो सकती है, राहु केतु की तो भी है नहीं, क्योंकि आमने सामने राहु केतु है नहीं यहाँ पर कहीं भी। तो शनि महाराज यहाँ पर हैं दसम में, तो दसम के शनि का प्रभाव हम देखेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ पर नहीं है, यह अच्छी बात है। दूसरे प्लैनेट जो बैठे हैं चंद्रमा है, और चंद्रमा कहाँ के स्वामी है? कर्क के। तो कर्क का स्वामी भाग्येश लग्न में बैठ गया। जब भाग्येश लग्न में बैठते हैं तो इंसान को भाग्यवान बनाते हैं, जन्म से भाग्यवान बनाते हैं, शरीर से भाग्यवान बनाते हैं। तो एक भाग्यवान व्यक्ति होते हैं। भाग्य एक्चुअली पुण्य का और सात्विकता का परिचायक होता है। जब इंसान मानव के पास पुण्य हो, गुरु का आशीर्वाद हो, सात्विकता हो, तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य और इनके कारण उसका भाग्य अत्यंत बलवान होता है, और इस भाग्य का उन्हें सहायता मिलती है, और उनके अंदर एक अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं, एक अच्छा आत्मविश्वास होता है, सात्विकता होती है, सच्चाई होती है, अच्छाई पर चलने की क्षमता होती है। क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों सात्विक प्लैनेट्स हैं, है ना। देखिए, ध्यान रखिए कि प्लैनेट्स के अपने कुछ गुण होते हैं। चंद्र मंगल को देखें तो वो सात्विक प्लैनेट है, देव प्लैनेट है। राहु केतु शनि असुर प्लैनेट माने गए हैं, है ना। तो चंद्र मंगल अगर बैठे हैं यहाँ पर, तो ये एक साथ हो गए लग्नेश और भाग्येश। लग्नेश भाग्येश जो इंसान होता है, लग्न आत्मा होती है और भाग्य परमात्मा होती है, परमेश्वर होती है। तो लग्न और भाग्य का जब कनेक्शन हो जाता है, तो आत्मा परमात्मा का, लक्ष्मी विष्णु का कनेक्शन माना जाता है ये। और इस कनेक्शन में यह पराशरी राजयोग बनता है, जो कि क्लियर बन रहा है। तो एक पत्रिका में पराशरी राजयोग सिंगल भी बनता है, तो उसे रहने खाने, दुनिया में जीने की समस्या नहीं रहती है। यदि वो गरीब परिवार में उत्पन्न हुआ है, तो भी नीचे से उठकर वो ऊपर उठते ही चला जाता है धीरे धीरे, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो लग्नेश भाग्येश के बाद में हमें देखना चाहिए पंचमेश कहाँ बैठे हैं। पंचमेश इस कुंडली में बैठे हुए गुरु, क्योंकि पहले तीनों त्रिकोण निपटा लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर राहु बैठे हुए, राहु का हम फल बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ का स्वामी गुरु बैठे हैं चौथे स्थान पर। देखिए, लग्नेश, पंचमेश और भाग्य सबसे शुभ होता है भाग्य स्थान, और इनके स्वामी जहाँ पे बैठे, अगर केंद्र में ही या त्रिकोण में ही बैठे हैं, तो ये राजयोग बनता है ना। तो अब पंचमेश चतुर्थ में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। इनका सामना किससे हो रहा है? इनका सामना हो रहा है शुक्र से, जो कि केंद्र के स्वामी है, गुरु जो कि एक त्रिकोण के स्वामी है, और दूसरा स्थान जो कि मारक माना गया है। दूसरा स्थान और सातवां स्थान मारक माना गया है, इस बात का ध्यान रखिए आप। सातवां और दूसरा स्थान मारक माना गया है, लेकिन पराशरी नियम कहता है कि लग्न, पंचम और नवम के जो स्वामी होते हैं वो शुभ होते हैं। तो चाहे गुरु की यह राशि, यहाँ का स्वामी भी है गुरु, लेकिन पंचम के स्वामी होने के कारण गुरु में शुभता है। और ऐसा शुभ प्लेनेट अगर 6, 8, 12 बैठ जाए तो क्या मतलब है? इसका कोई
अर्थ नहीं होता, इतना फायदा नहीं मिलता है। इसलिए इसको कम से कम केंद्र में बैठे तो वो कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छा करेंगे। तो वह केंद्र में बैठ गए, गुरु चतुर्थ में बैठ गए, इनको अपनी माता से, माता स्थान है, चतुर्थ स्थान माता का होता है, संपत्ति का होता है ना। तो चतुर्थ स्थान में गुरु की दृष्टि होती कर्म स्थान पर, तो इनके कर्म अच्छे हो गए। 12वें स्थान पर दृष्टि है तो इनकी यात्राएं शुभ होंगी। अष्टम पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, है ना। तो गुरु की दृष्टियों सहित हमारा फल हो गया कि गुरु चौथे स्थान में शुभ फलदायी हो गए। अच्छा वाहन का सुख, मकान का सुख और अच्छे कर्मों की और आगे बढ़ेंगे। कि चतुर्थ जब भी गुरु देखते हैं कहीं पर तो वो उनकी दृष्टि शुभदायी होती है। लग्न कोई सा भी हो, चाहे वो 12 लग्नों में से कोई सा भी हो, गुरु नवग्रहों में हमेशा शुभता पूरी तरह से त्यागते नहीं हैं। गुरु की शुभता जो होती है हमेशा शुभ ही शुभ होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सारे ग्रह अशुभ हो जाते हैं कई बार, लेकिन गुरु की अशुभता पूरी तरह से नहीं आती, वो उसके अंदर कुछ न कुछ तो शुभता होती है। पंचमेश होने के कारण वो पहले से ही शुभ है और गुरु की दृष्टि हमेशा ऑलवेज शुभ होती है। तो गुरु की दृष्टि हर समय शुभ मानी जाती है। तो 10वें स्थान पर उनकी दृष्टि शुभ होगी। लेकिन देखिए सीधी बात है, अब गुरु का संबंध शनि से भी हो गया है। शनि गुरु आमने सामने होना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। शनि जो है वो 10वें में बैठने से पिता को हानि करते हैं, कर्म के अंदर अस्थिरता पैदा करते हैं। आप देखते हैं उनकी कई योजनाएं जी विवादित हो गई, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर उनको उंगलियां उठाई जाती है, कई बार सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है। लेकिन शुक्र वहाँ बैठे हैं। जब भी दो प्लैनेट शुक्र शनि, ये अपने आप में सबसे पक्के मित्र हैं। शुक्र का सबसे बड़ा मित्र शनि है, शनि का सबसे बड़ा मित्र शुक्र है। ये दोनों अगर एक साथ बैठते हैं तो दोनों के अंदर अशुभता होने पर भी थोड़े से शुभ गुण आ जाते हैं, क्योंकि मित्र मित्र के साथ बैठने पर प्रसन्न होता है। ग्रह एक व्यक्ति की तरह होता है। तो अगर अपने मित्र के साथ आप बैठे तो आपको अच्छा टाइम पास होगा, आपको अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ शनि अकेले होते तो इतने अशुभ होते, शुक्र अकेले होते तो इतने शुभ नहीं होते, क्योंकि पराशर नियम क्या कहता है, शुक्र कहाँ के स्वामी, 12वें स्वामी है। शुक्र कहाँ के स्वामी, 7वें स्थान के स्वामी है। 7वें स्थान के स्वामी होने के कारण शुक्र पराशर नियम के अकॉर्डिंग अपनी शुभता को त्याग देते हैं। केंद्र का स्वामी क्या होता है, केंद्र क्या होता है, केंद्र ये 4 होते हैं। इन चारों का जो भी स्वामी है वो अपनी शुभता त्याग देता है। ये अशुभता है तो अशुभता त्याग देता है। तो शुक्र नेचुरली शुभ प्लेनेट है। 5 प्लेनेट नेचुरली शुभ माने गए हैं। कौन कौन से, शुक्र, गुरु, बुध, चंद्र और हमारे कहाँ गए, शुक्र, बुध, चंद्र, शुक्र, गुरु, बुध, चंद्र, शुक्र, सॉरी नॉट मंगल, चंद्र, बुध, चंद्र, शुक्र, गुरु, 4 शुभ प्लेनेट माने गए। ओके, ओनली 4। तो 4 नेचुरली शुभ माने गए हैं। लेकिन कुंडली में इनकी राशि कहाँ पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग उनकी शुभता अशुभता जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। तो नेचुरली शुभ है, लेकिन उनकी शुभता, केंद्र का स्वामी जो होता है अपने वास्तविक गुणों को त्याग देता है। तो शुक्र इस केंद्र के स्वामी होने के कारण अपनी शुभता त्याग देंगे, और यहाँ का स्वामी होने के कारण उनके अंदर सम जो है वो प्रभाव रहेगा। तो शुक्र जो है न तो सम है, न तो शुभ है, न अशुभ है, लेकिन लग्नेश से उसका संबंध हमेशा देखा जाता है। कोई भी प्लेनेट उस कुंडली में क्या करेगा ये डिपेंड करता है कि उसका लग्नेश कौन है। मंगल लग्नेश है, क्योंकि वो 8वीं राशि यहाँ पर वृश्चिक है। शुक्र जो है मंगल के दोस्त हैं या दुश्मन हैं, कैसे हैं, शुक्र मंगल के दोस्त नहीं है, उनके विरोधी हैं, ध्यान रखिए आप, है ना। तो शुक्र इस कुंडली में इतने शुभ नहीं होंगे और अशुभ होंगे थोड़े से, लेकिन शनि होने के कारण थोड़ी सी शुभता आ जाएगी, क्योंकि मित्र मित्र अच्छे होते हैं। और बैठे किसकी राशि में, शत्रु राशि में। तो शुक्र शनि 10वीं में बैठे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 10वीं में शनि पिता की हानि कर चुका है, पिता से दूर करते हैं। 10वीं के शनि की 10वीं दृष्टि होती है और तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। तो 12वीं दृष्टि तो जो है उच्च की दृष्टि है, तो दूर के स्थानों में उनके अच्छे संबंध बढ़ाएंगे वहाँ पर शनि, क्योंकि देखिए उच्च दृष्टि हो गई। 7वीं राशि जो होती है तुला की होती है, और तुला के स्वामी शुक्र है, उनके परम मित्र की राशि है। तो इस स्थान को कभी शनि हानि नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि 12वां स्थान जो है उनकी प्रिय राशि है, उच्च राशि है। गुरु पे उनकी दृष्टि है, तो माता को भी जीवन में कष्ट दिए शनि ने। जैसे श्री राम जी का 10वीं में शनि था तो माता को, पिता को कष्ट हुआ, माता को कष्ट हुआ, तो यहाँ भी उनके चतुर्थ में शनि था तो उनके कारण भी ये कष्ट हुए हैं। तो जब भी शनि यहाँ या यहाँ बैठा हो, चौथा या 10वां बैठा हो, अशुभता तो आएगी, माता पिता को कष्ट तो होंगे ही होंगे, ये मान के चलो।
अब शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो 7वें स्थान पर पड़ती है, 7वां स्थान पत्नी का होता है, वो वैराग्य पैदा कर देता है। हनुमान जी की 7वीं दृष्टि 10वीं दृष्टि यहीं से पड़ती है। हनुमान जी की भी कुंडली में 10वीं में शनि है और उनकी 10वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है, तो वो भी वैराग्य और ब्रह्मचारी हो गए। इस बात को ध्यान रखिए। हनुमान जी की कुंडली में भी लग्न में मंगल है और 7वीं दृष्टि जब सामने स्थान पर पड़ती है तो ये पत्नी स्थान को नष्ट कर देती है, मतलब वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देती है। तो वैवाहिक जीवन का कोई रोल नहीं रहता ऐसे कुंडली में। तो हनुमान जी की कुंडली में भी लग्न में मंगल 10वीं में शनि है, तो उन्हें सन्यासी और ब्रह्मचारी और भक्त व्यक्ति बना दिया, संसार से विरक्ति पैदा कर दी, सांसारिक जीवन से। तो शनि शुक्र में मित्र साथ में हो गए, शुभ हो गए। गुरु उनके सामने हो गए, शुभता उनके ऊपर आ गई। तो यह हम कह सकते हैं कि इनकी आपस में साथ होने के कारण शुभता, और गुरु के होने से, शुक्र एक केंद्र के स्वामी है, गुरु एक त्रिकोण के स्वामी है, तो एक पराशर नियम बनता है, रूल बनता है। पराशर रूल क्या कहता है कि एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी आपस में एक दूसरे को देखते हों, साथ में बैठे हों, तो या उनके और किसी प्रकार से संबंध बनता हो, तो वो पराशर राजयोग बनता है। तो ये पराशर राजयोग बनता है, मीडियम ग्रेड का बनता है, या यूँ कहो कि लो मीडियम ग्रेड का बनता है, लेकिन राजयोग बनता है। पर एक अच्छा राजयोग तो बन ही चुका है, दूसरा राजयोग भी बन गया, तो ये और अच्छी हो गई कुंडली, इसमें और अच्छा ही आ गई। ठीक है, तो यह हमारे शनि महाराज का, शुक्र का, चंद्र मंगल गुरु के फल होगा। अब राहु का देखते हैं। राहु पंचम में गुरु की राशि में। एक बात ध्यान रखिए, राहु पंचम होते हैं तो वो विचारों को लगातार चलायमान रखते हैं, उनके दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये सीख लूँ, वो सीख लूँ। तो ये उनकी बुद्धि को लगातार चलाए रखता है, न ढंग से सोने देता है, न उनको जागने देता है। तो वो दिन रात अपने दिमाग को चलाते रहते हैं और प्रधानमंत्री जी और सोचते रहते हैं, ये योजना लगाऊं, वो योजना लगाऊं। इस तरह से उनकी बुद्धि लगातार काम करती रहती है। पंचम राहु जो है वह पितृदोष भी देता है, ठीक है ना। तो अब खैर उनको तो जो भी उनके पास सामान्य कष्ट हो तो हम नहीं जान सकते। और इस तरह से ये हो गया। अब सामने देखिए सूर्य कहाँ बैठे हैं। कुंडली में सूर्य पिता के परिचायक होते हैं। सूर्य बैठे हैं केतु के साथ में। देखिए केतु के साथ में सूर्य बैठे हैं तो ये सूर्य जो है दूषित हो गए। जब भी राहु केतु और शनि की दृष्टि में आ गए या उनके साथ में आ गए सूर्य, तो वो दूषित हो जाते हैं। और एक सात्विक प्लैनेट सूर्य जो पिता और आत्मबल के कारक होते हैं, वो आत्मबल में कमी पैदा करते हैं और पिता की तरफ से कमी पैदा करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रूल है कुंडली में, वह यह है कि क्रूर ग्रह, कौन से क्रूर ग्रह, 5 ग्रहों को क्रूर कहा गया है। कौन से? शनि, राहु, सूर्य, केतु, सूर्य, राहु, केतु और मंगल, ये 5 ग्रह क्रूर कहे गए हैं, ठीक है ना। राहु, केतु, शनि और सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, ये 5 क्रूर ग्रह कहे गए हैं। 5 क्रूर ग्रह जो होते हैं अगर तीसरे, छठे और 11वें स्थान पे होते हैं तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये उनके प्रिय स्थान है। इस बात का ध्यान रखिए। जिस कुंडली में ये 5 ग्रह 3, 6, 11 में ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन ले ले, अब यहाँ 2 बैठ गए, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, ये 2 यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कुंडली को ऊपर उठा देते हैं। तो यहाँ केतु और सूर्य निश्चित तौर पर दुश्मन है, बहुत बड़े दुश्मन है। सूर्य को दूषित कर दिया है और पिता की मृत्यु का यही कारक है कि सूर्य दूषित हो चुके हैं और 10वें में भी शनि आ चुके हैं। पिता स्थान में शनि बैठे हैं और सूर्य जो है केतु के साथ बैठे हैं। तो ये सूर्य पूरी तरह से दूषित होने के कारण उनके पिता की सुख उनको नहीं मिल पाया, ठीक है ना। तो सूर्य, लेकिन 11वें स्थान पर सूर्य व्यक्ति को प्रसिद्धि देते हैं, बहुत सारी चीज़ों का लाभ देते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। केतु भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं। तो ये उनके इंडिविजुअल इफेक्ट जो है वो मिले उनको, ये अच्छे होते हैं, क्योंकि 3, 6, 11 में क्रूर ग्रहों का बैठना अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन उनके कुछ पॉइंट्स पे वो खराब भी होते हैं, तो वो नुकसान तो दिखता है। अब देखिए बुध, अगर आप ध्यान से देखें, डिग्री अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, बुध यहाँ पे अस्त है, और अस्त नहीं, बहुत ही पास है सूर्य के। ग्रह अस्त कब होते हैं? जब सूर्य के बहुत पास पहुंच जाते हैं। डिग्री उनकी सूर्य से जो एंगल बनता है वो एक पर्टिकुलर एंगल से कम हो जाता है, या बहुत ही पास पहुंच जाने पर वो बिल्कुल फुल्ली बर्न्ड हो जाते हैं, मतलब पूर्ण अस्त हो गए। तो ये बुध पूर्ण अस्त होने के कारण अब यहाँ से बुद्धि जो होती है वो पूरी तरह से काम नहीं करती है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नियम है। वो नियम यह है कि बुध जब अपनी राशि के होते, कोई भी ग्रह, नॉट एक्चुअली बुध, अगर 9 ग्रहों में से जो भी 8 ग्रहों में से जो भी ग्रह अस्त है, उस बाकी के राहु केतु को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो भी ग्रह अगर अस्त है तो उसका प्रभाव बिल्कुल न्यून हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। पूर्ण अस्त में खत्म हो जाता है। अस्त में तो थोड़ा बहुत फिर भी मिलता है, लेकिन पूर्ण अस्त हो तो उसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है।
बिल्कुल उसका प्रभाव कम हो जाता है। वो ग्रह से संबंधित चीज़ें उस पत्रिका में देखने को बहुत कम मिलती है। यहाँ बुद्धि अस्त हो गए। अब बुद्ध तो बुद्धि के कारक है ना, सोच के, विचार के, टैलेंट के, वही अस्त होगा तो फिर इंसान बुद्धिमान कैसे है? प्रधानमंत्री बुद्धिमान इसलिए है कि बुद्ध अपनी राशि में अस्त होने के बाद में भी अच्छा प्रभाव देते हैं। और ये नियम आप कॉपी पे लिख लीजिए। जब भी बुध अपनी राशि, जैसे कि मिथुन में है, बुध की राशि कन्या है, 6 नंबर की राशि बुध की होती है, तो यहाँ बुध 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, तो उच्च का ग्रह श्रेष्ठ प्रभाव देता है। अस्त ग्रह नीच नीच ग्रह से भी बुरा प्रभाव देता है। तो यहाँ अस्त भी है, पूरी तरह से अस्त है, तो इसको बुरा प्रभाव देना चाहिए पूरी तरह से, लेकिन ये उच्च के भी हैं और तो उसको अच्छे से अच्छा प्रभाव देना चाहिए। लेकिन देखने में क्या आ रहा है? अच्छे से अच्छा प्रभाव, क्योंकि बुद्धिमानी से पूरा काम, दिमाग से काम कर रहे हैं वो। आज तक का कोई भी प्रभाव दिखाई देने को नहीं मिल रहा है। और यही ज्योतिष में मैंने आज तक देखा है कि जब भी बुध अपनी राशि में होते हैं या कोई भी ग्रह अपनी राशि में है और अस्त हो गए हैं, तो उसका प्रभाव मिटता नहीं है, उसका प्रभाव मिलता है और अच्छा ही मिलता है। वो फिर कहीं भी बैठे हो, तो अपनी राशि का ग्रह तो किसी भी कुंडली में कहीं भी बैठा हो अच्छा प्रभाव देता है, और ये बहुत अच्छी बात होती है। तो मित्रता का नियम, अपनी राशि का नियम आपको समझ में आ गया होगा इस कुंडली से। 3, 6, 11 का नियम भी समझ में आ गया कि क्रूर ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बैठे हैं? हमारे पास 3, 2, 5 लगभग सभी ग्रहों का प्रभाव हमने देख लिया है ओवरऑल। तो इस तरह से इस कुंडली में बाकी प्रभाव अगर आप देखें, सब सर्वश्रेष्ठ प्रभाव तो वही है कि भाग्येश लग्न में बैठ जाता है, या लग्नेश भाग्य में बैठ जाता है, या भाग्येश भाग्य में बैठ जाता है, और उस पर शनि या राहु केतु या और किसी दुष्ट ग्रह की, जो पापी ग्रह होते हैं कुंडली में, 3, 6, 11 के स्वामी या अष्टम के स्वामी, उनकी दृष्टि या उनका संयोग न बना हो, तो वो एक शुद्ध राजयोग बन जाता है और उतना इनफ होता है इंसान के जीवन के लिए। और राहु केतु शनि से माता पिता को सूर्य चंद्र की जो दृष्टि अगर आ रही है या संयोग बन रहा है, उनके साथ में बैठे हैं, तो आपको राहु केतु की और शनि महाराज की शांति करवाना चाहिए, और संबंधित ग्रहों की पूजा करा के, उनके दान करके या उनको वो करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं इसके बारे में भी आगे कभी किसी वीडियो में बताऊँगा। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।